सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से आप जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। और 5 AM सीरीज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज के काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस और एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स आज मैंने आप लोग के लिए कवर कर दिए हैं। सो आई होप आप लोगों ने कल का जो टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का 6th टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, और अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर से दे, और उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यू हैव टू डाउनलोड द सौरभ पांडे CSE ऐप एंड देन जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स के, उसको आपको ज्वाइन करना है। सो आज के टॉपिक्स हिंदू के देख लेते हैं। पहला, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, हिमालयन एंड डेवलपमेंट, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, और फिर जो है मेंस का क्वेश्चन है। कल मैंने जो है आप लोग के लिए कॉपी चेक कर दी है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन है उसकी कॉपी चेक। देखो अगर हम कॉपी चेक करते हैं, लाइक कॉपी चेक करना, एक क्वेश्चन जो मैं एक दिन का आपको देता हूँ 4 to 5 आवर्स लगते हैं चेक करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग आंसर सेंड करके आप लिख के सेंड करते जाओ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं चेक करता जा रहा हूँ, आप लोगों को फीडबैक देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंट ना हो। और कल भी मैंने काफ़ी सारी कॉपीज़ चेक की है, लगभग है ना, आई थिंक 60-70 कॉपीज़ चेक की हैं। तो वो बहुत टाइम लगता है उन सबको चेक करने में, रीड करना और सब चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ चेक होती जा रही हैं, और आपकी आज भी कुछ कॉपीज़ मैं चेक करूँगा, ठीक है। सो ये आज के टॉपिक्स हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है, ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक है, फीट इलेक्ट्रिसिफिकेशन, इकनॉमी का टॉपिक है, और इकनॉमी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये एक यूनिक टॉपिक है। पॉलिटी और साइंस टेक का टॉपिक है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से कंटेक्स्ट में पॉलिटी का टॉपिक है। ग्रीफ लीफ वोलेटाइल साइंस का टॉपिक है। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेंस का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन देख लो, लिखने में मजा आएगा आप लोग को। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिमालयन रीजन एंड अदर रीजन कैन नॉट बी सेम, एंड इफ सेम कैन नॉट बी सस्टेनेबल। अब ये क्वेश्चन बनाने में मुझे लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है। और ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि भाई कोई आर्टिकल से 4 लाइन कॉपी करके और एक्सप्लेन लिख दिया। ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट खुद से क्रिएट किए होते हैं। और काफ़ी सारे इस बारे मेंस में देखोगे जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लिखना इसको बढ़िया तरीके से, मैप बनाने का इसमें स्कोप है, थोड़ा ध्यान में रखना है। आकलन सीरीज़ का जो वीडियो मैं आप लोग को डाल देता हूँ यूट्यूब के अंदर, उसमें कुछ गाइडलाइंस देता हूँ, आप लोग उसको जरूर से गो थ्रू हों, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से आप लोग डाउनलोड करें। और आज आपके लिए ऑफर है ऑप्शनल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, इसको आप ज्वाइन करना, इस कोड को डालना, अमाउंट 30% से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हर दिन एक ना एक ऑफर मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आज ऑफर है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता आपके लिए ओपन कर देता है। ऑलरेडी इसमें पेपर 1 कंप्लीट हम कर चुके हैं, पेपर 2 चल रहा है जिसका 14th लेक्चर आज आ जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना दिसंबर एंड तक अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे अगर रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे। जो क्लासेस हो चुकी है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा, SPUPSC10, और 30% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर से इसका बेनिफिट लें, क्योंकि ऑफर 12 घंटे के लिए रहेगा आपका। 12 बजे से पहले ज्वाइन मत करना, तभी ऑफर एक्टिवेट होगा। फिर ये आपका 2 इयर्स का करंट अफेयर्स का है। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। कल 6th टेस्ट था, इस हफ्ते 7th टेस्ट होगा। 6th का रिजल्ट मैं अभी पब्लिश कर दूंगा, आप लोग देख लेना। पिछले टेस्ट में पूजा यादव जो है उन्होंने टॉप किया था। तो यहाँ पे 5 AM का कंटेंट अगर आपका मिस है तो ये जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इसमें 5 AM का कंटेंट, टेस्ट का PDF, टेस्ट पेपर सब कुछ इंक्लूडेड होगा। कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना, ये सब कुछ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। तो शुरू करते हैं। वाई इज बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। हम बिहार के ऊपर नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल रीजन और इन सब पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इससे अटैच्ड बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे लिए काम का है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पॉलिटी का टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है। दिस इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन से वी कैन से कि ये इंक्लूडेड है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स से देखते हैं। पहली चीज़ देखते हैं कि पहला जो हेडिंग इसमें दे रखी है कि ये है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे लाइक सेंटर जो है वो असिस्ट करता है स्टेट के डेवलपमेंट में। जहाँ भी
जोग्राफिकल लेवल पे, भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक लेवल पे डिसएडवांटेज होता है। तो जैसे कोई भी स्टेट है उसको अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो वो कई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक कुछ बैकवर्डनेस फेस करता है, जिसमें फिर जब भी उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा तो उसको कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस 1969 के अंदर किया गया था 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से। तो देखो ये जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स का पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 5am सीरीज में आज बहुत सारे अच्छे टॉपिक डाउन टू अर्थ और सारे जगहों से कवर हुए हैं, प्लीज़ उसको गो थ्रू हो जाना, यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1969 के अंदर इसको रिकमेंड किया था। 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये आप देख लो कि जिस बेसिस में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपका दिया जाता है। पहला, अगर मान लो हिली टेरेन है, पहाड़ी इलाका, जैसे बहुत सारे हिमालयन स्टेट्स हो गए, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, या फिर आप कह सकते हैं हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ काफ़ी है। फिर इसका उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो बॉर्डर के अलॉन्ग वो स्टेट लोकेटेड है। आर्थिक लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बैकवर्डनेस है, और फिर आपका जो स्टेट का फाइनेंस है वो इतना वाइबल नहीं है, और ये सारी चीज़ें अगर स्थिति रहती है तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। अब देखो ज़रूरी ये है कि ये देखना है, कई बार सदर्न स्टेट्स कहते हैं यार हम लोग इतना डेवलपमेंट का काम करते हैं और जो लोग करते नहीं हैं उन स्टेट्स को वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगते हैं। फिर कहते हैं कि हम लोग इतना पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा केंद्र सरकार ग्रांट और वो सब प्रोवाइड कर देती है। तो ये सब एक डिबेट है, इस पर कभी हमने चर्चा भी कई बार की है, लेकिन ये एक इशू रेज आपका कई बार होता ही है। 1969 के अंदर 3 स्टेट्स थे, एक तो जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड, जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। इसके अलावा फिर उसके बाद 8 और स्टेट्स ऐड ऑन किए गए थे। तो देखो कितने स्टेट्स ऐड किए थे ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन कौन से स्टेट्स ऐड किए गए थे। फिर बेनिफिट्स इसके साथ क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है, ये मेंस के अंदर भी आ सकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ पे क्या है कि पहले जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जिनको रखा जाता था तो उन्हें जो भी ग्रांट स्पेशल दी जाती थी उसके लिए गडगिल मुखर्जी फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जो इस्तेमाल किया जाता था वो था गडगिल मुखर्जी फार्मूला, जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। जो गडगिल मुखर्जी फार्मूला है, जो गडगिल मुखर्जी फार्मूला है उसका इस्तेमाल आपका किया जाता था, और जिसमें 30% के आसपास जो सेंट्रल असिस्टेंस है स्टेट्स को दिया जाता है, उसमें 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दिया जाता है। फिर उसके बाद जब से अबॉलिशन हुआ प्लानिंग कमीशन का, और जो रिकमेंडेशन है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का, ये जो असिस्टेंस है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, उसको मतलब खास तौर से देखो यहाँ पे क्या है कि सारे स्टेट्स को जो पैसा दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है कि जैसे मान लो कि जो भी केंद्र में पैसा इकट्ठा होता है जिसको स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल फंड बोलते हैं। तो उसमें जो आप कह सकते हैं स्टेट का जो स्टेट्स को पैसा दिया जाएगा वो इंक्रीज कर गया 41% फ्रॉम 32% आपका कर दिया गया। तो ये क्या है कि दिस एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन की बात किया जाए। सो जो असिस्टेंट है स्पेशल असिस्टेंस है स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स हैं ये आपका हिस्सा बना दिया गया है। जो स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है या जो डिविजिबल पूल फंड है उसको इंक्रीज किया गया है 32% से 41% आपका इंक्रीज किया गया है। जो सेंटर और स्टेट फंडिंग है लाइक इन स्पेशल जो कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उसमें खास तौर से मान लो कई ऐसी स्कीम्स होती है जिसे हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो दिया जाता है वो 90:10 है, मतलब जैसे 100 रुपये अगर है तो 90 रुपये केंद्र सरकार देगा अगर वो स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आता है। जनरली दूसरे में 60:40 या 80:20 का रेशियो होता है, मतलब 60 रुपये जो है आपका केंद्र सरकार देगी, 20 रुपये आपका राज्य सरकार देगी। तो देखो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल कंसेशंस दिए जाते हैं एक्साइज ड्यूटी में, इनकम टैक्स रेट पे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में, जिससे कि वहाँ पे जो है कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट आ सके और उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, मतलब कई सारे बेनिफिट्स जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को दिए जाते हैं। लेकिन देखो जिनको मिल जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो फिर सुधरने का भी
थोड़ा सा जिम्मा नहीं लेते हैं, वो फिर वो चाहते हैं कि यार हम बैकवर्ड ही रहें हमेशा। स्टेट्स सोचते हैं कि यार चलो पैसा हमको मिलता रहेगा, फिर पॉलिटिक्स भी उसी तरीके की हो जाती है। और यही बार कई जो डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, सदर्न स्टेट्स होते हैं, वो इस चीज़ को अपोज भी करते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ है, सारा हम जनरेट करते हैं, हमें इस चीज़ का क्या आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आपका आता है, ये टॉपिक एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर हम नोट कर सकते हैं। खास तौर से हिमालयन रीजन की इसमें चर्चा की गई है, और हिमालयन रीजन में काफ़ी सारे अभी चैलेंजेस भी हैं। तो ये आप एनवायरनमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट मॉडल जो हम हिमालयन स्टेट्स में फॉलो कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। आज का मेंस का प्रश्न भी मैंने इसी उसमें आप लोग के लिए फ्रेम भी आपका किया है, ठीक है। तो जो भी हमारे हिमालयन रीजन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। अब अगर आप खुद देखो कि जो हमारे हिमालयन रीजन है, ये पूरा का पूरा, मान लो ये पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन है, इस हिमालयन रीजन में बहुत तरीके के चैलेंजेस हैं। तो हम किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे अब देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैलेंज बनता है कि हम यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एक तो ये हम कर रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। फिर आपका रियल इस्टेट बिजनेस आ रहा है, लोगों को अब ये है कि हम वादियों में रहें, तो इस चक्कर में पूरा पहाड़ वहाड़ काटे जा रहे हैं, तो ये एक हो गया है। दूसरा, आपका इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उससे रिलेटेड कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपके किए जा रहे हैं। तो ये कॉमन से पॉइंट्स हैं। तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो इधर से चाइना का डर है, तो यहाँ पे हमें देखना, हमें पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड चौड़ी करनी है, रोड बॉर्डर के क्लोज लेकर जाना, जैसे चाइना कर रहा है। तो फिर हमारे लिए रहता है कि यार थोड़ा सा कुछ अलग से किया जाए, अदरवाइज हमारे पास डिसएडवांटेज होगा। तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब देखो, पूरे का पूरा जो हिमालयन रीजन है वो क्या है, इको सेंसिटिव है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ये, इकोलॉजिकली सेंसिटिव। अब यहाँ पे देखो, कहा ही जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट इतना आसानी से पास नहीं होना चाहिए। आपके पास जो एनवायरनमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि इकोलॉजिकल नीड्स को थोड़ा साइडलाइन कर दी जाती है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है। अब ये जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर थोड़ा चैलेंज बन जाता है। इट्स अगेन अ वेरी बिग चैलेंज ऑल्सो, बिकॉज अब आप खुद समझ सकते हो कि ये इस टाइप से अगर हम डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करेंगे तो वो सस्टेनेबल कभी भी नहीं हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार जैसे हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका के उस सब रीजन में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वैसा ही आप हिमालयन स्टेट में करोगे, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकली बहुत अपना एक चैलेंज है। ऑल्दो ये जरूर से कहा जाता है कि जैसे मान लो अगर आप इस रीजन को डेवलप करना भी चाहते हो तो आप कुछ और कर सकते हो, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उसको डेवलप किया जा सकता है, और जो वहाँ का विजडम है उसको इस्तेमाल करके ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। खास तौर से जो रियल इस्टेट है उसको देखा जाए। ऐसा ना हो जैसे मान लो दिल्ली में पोल्यूशन है, जिसके पास पैसे हैं वो जाकर हिमालयन स्टेट्स में सेटल हो रहे हैं, तो उनको ये है कि भाई वादियों में रहेंगे, थोड़ा जीवन और थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर डिजास्टर प्रोन भी वो रीजन काफ़ी अधिक हो रहा है। अब इसमें कहा गया कि जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जैसे चार धाम प्रोजेक्ट है। अब ये चार धाम प्रोजेक्ट है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तराखंड में, जिसमें 4 जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और ये सब चीज़ें हैं। तो देखो जनरली, देखो आप इस चीज़ को समझो कि जनरली हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जैसे हिमालयन रीजन है, उसको मेन लैंड एरिया से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे टूरिज्म यहाँ और बढ़े। जितना अधिक टूरिज्म होगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोडें बनेंगी, गाड़ियों से जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, फिर वहाँ पे होटल और ये सब बनेंगे, तो ये सब ट्रैफिक होगा, तो पॉल्यूशन और अलग से वहाँ से जनरेट होगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि उन हिमालयन स्टेट्स में और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट आपका हो सके, लेकिन उसका एनवायरनमेंट कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा आपका जो है वो आपका हाई हो जाता है। सो कई प्रकार के जैसे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर ध्यान आपका नहीं जाता। और जो हिमालयन रीजन वो है, हिमालयन रीजन बेसिकली क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अभी भी इनकी जो हाइट है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। दे आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक ऑल्सो, डिफरेंट डिजास्टर, जैसे अब लैंडस्लाइड ही होगी, अभी उत्तराखंड में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी एक चैलेंज है ना। टनल आप बना रहे हो, ये कहा गया कि अभी इतनी सारी जो टनल्स बनाएगी उनको
मॉनिटर करना जरूरी है। अदरवाइज आपने टर्न बनाया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे हमारे 41 जो आपके लेबर्स हैं वो फंसे हुए हैं, तो ये बड़ा चैलेंज है ना, इसको देखना पड़ेगा कि आपके जो ऐसे डेंजरस जोन में लोकेटेड है, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस स्थिति में आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सस्टेन कर सकता है, ये थोड़ा सा देखना है। हिमालयन रीजन की कैपेसिटी भी आपको देखना है, जैसे लाइक जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये भी हमें देखना है कि जैसे अगर मान लो बहुत लार्ज पॉपुलेशन वहाँ रहने लग जाएगी तो रियल एस्टेट नीड और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती रहेगी, वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा और चैलेंजेस होंगे, वहाँ रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा, ये सब होगा। और धीरे धीरे वहाँ बदलाव भी हो रहा है, जगह जगह पे समय समय पे काफ़ी अधिक बदलाव भी हो रहा है। कल्चरल लेवल पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाना और जो ब्यूटिफिकेशन है, तो वो नेचुरल जगह है, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन करके, है ना, कैफ़ेज़ बनाना या कुछ भी ऐसा होटल बनाना या इस टाइप का चल रहा है, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो जरूरी क्या है कि एक नए तरीके का हमें नई, ये वोकैब में आप डाल सकते हो ये शब्द, न्यू लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें नए प्रकार के लॉ, नए प्रकार की नीतियां लाना जरूरी है, जिसके माध्यम से क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा नजर रखा जा सके, प्लस ये देखा जा सके कि यार क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स का जियोलॉजिकल सेंस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हिमालयन रीजन किस प्रकार से आपका इफेक्ट हो सकता है। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना जो है वो जरूरी है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, कम्युनिटी है, इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मतलब आप ऊपर से डिसीजन लेके और फिर इंप्लीमेंट कर दो, ऐसा नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। तो ये भी एक टॉपिक है, जैसे मान लो अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं, मान लो कोई टॉपिक है आपका अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं या ऐसे, तो ये टॉपिक आप नोट कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो, एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर नोट कर सकते हो। तो मान लो अर्बनाइजेशन भी एक टॉपिक आता है और उसमें पूछते हैं क्या क्या कदम उठाना चाहिए, या फिर आप इकोनॉमी है और उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक है या अर्बनाइजेशन टॉपिक आप ले सकते हो, तो उसमें आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक एडिटोरियल के अंदर पब्लिश हुआ है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेकर चलेंगे जो हमारे लिए काम का है। अब इसमें ट्रक्स के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो कहा गया कि लगभग 9 लाख ट्रक हर साल आपके एड ऑन होते हैं और इंडिया में 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर फ्राइट ऑन ट्रक्स, मतलब ये देखो कि बहुत अधिक जो सामान है ढोया जाता है ट्रक से। रोड में निकलो तो ट्रक ही ट्रक चलते रहते हैं और ये लगभग 1/4 ऑफ इंडियन का जो जितना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसका 1/4 पार्ट ऑयल कंजम्पशन ट्रक्स के द्वारा ही किया जाता है। और 90% रोड के माध्यम से जो एमिशन होता है उसे 90% कंट्रीब्यूशन ट्रक्स का ही होता है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है। तो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे जैसे अब हर साल 9 लाख ट्रक ऐड हो रहे हैं, तो फिर नए नए प्रकार के जो ट्रक्स हैं और जैसे जैसे ऐड ऑन होंगे फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा। और जो नए ट्रक्स हैं उसमें भी खास तौर से अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल डीजल के द्वारा, मतलब उसमें पेट्रोल से भी नहीं चलते, डीजल से चलते हैं। डीजल जब बर्न होता है तो कई डिफरेंट पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं। तो PM 2.5 का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स उनकी साइज के बेसिस में PM 2.5 या PM 10 ये कैटेगरी आपकी की जाती है। सो इंडिया ने जैसे मान लो, अब इसमें कहा जाता है कि हम इसको कैसे करें, जैसे रेल है तो रेल को तो अब कोयले से नहीं चलती है, रेल को भी हमने इलेक्ट्रीफाई कर रखा है। तो ये कहा है कि अगर आपने रेल को इलेक्ट्रीफाई किया कर रखा है तो क्या आपको ट्रक को भी मतलब ई ट्रक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जरूरी है हमको उस टाइप का करना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखो 9 लाख जो ट्रक्स हैं अगर हर साल ऐड होंगे और ये कहा गया कि ये नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, तो अगर आपने ई ट्रक नहीं किया तो पोल्यूशन बहुत अधिक आपका बढ़ता चलेगा। सो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन रेट है इट हैज़ क्रॉस 6% मार्क। बल इलेक्ट्रिक ट्रक की बात करें तो ये अभी भी, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक तो आपको मुश्किल ही देखिए, छोटे मोटे दूध ले जाने के लिए तो अलग बात है, इधर से उधर चीज़ें ले जाने के लिए आप, बट बड़े ट्रक्स आपको इलेक्ट्रिक अभी नहीं दिखेंगे। तो पहले उस लेवल की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और जो ड्राइवर्स हैं ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है उनका ट्रस्ट भी होना चाहिए, भाई लेकर गए और सामान ही नहीं उठा पा रहे हैं और अलग अलग जगह पे चार्ज कहाँ करेंगे। अब वो जो ड्राइवर हैं वो तो अलग तरीके के होते हैं ना, तो उनको भी थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे बस को तो टारगेट किया जा रहा है, फोकस क्या करना है कि ट्रक्स पे भी फोकस करना। जैसे अब आपको ई बस देखने को मिल जाएंगे, आजकल चलने लग गई ई बस, ऐसे ई ट्रक लेकर भी हमें आना पड़ेगा, तभी जो चैलेंजेस हैं आपके पॉल्यूशन और इन सब के हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिलीज भी होते हैं। अब ये फिगर लगभग 1.7 करोड़ ट्रक्स का इंक्रीज हो सकता है, जो कि बहुत है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो नए आपके एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे बनाए जाए तो उनमें इस प्रकार की सुविधा हो जो कि
मान लो अगर ट्रक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो तो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रहे, या फिर जो ग्रीन कॉरिडोर टाइप बनाया जाए कि उस जगह से जो ई ट्रक्स हैं या जो अगर ट्रक्स इलेक्ट्रीफाइड किए जाते हैं तो वही पास हो सकें, तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डीएओ, हाउ दीज डिसेंट्रलाइज्ड एंटिटीज आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। अगेन आई एम स्टेटिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आज मैंने स्टार्टिंग में कोड डाल दिया है, दैट इज SP UPSC 10। तो वो कोड आपको डाल के आज 30% ऑफ है, तो आज के लिए वो ऑफर है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर वो पूरा है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 पूरा हो चुका है, पेपर 2 का 14th लेक्चर आज आ जाएगा, 14th और 15th दोनों लेक्चर आज आ जाएंगे। तो ये आपका बाय 15th ऑफ दिसंबर पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा, आपके पास सारे लेक्चर्स होंगे, आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर कर लेंगे। तो ये बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर ऑप्शन, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी रास्ता आपके लिए ओपन कर देती है। इसमें मैं आपको अभी नंबर एक शेयर करूंगा, तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि कॉल उसमें रिसीव नहीं होगी, व्हाट्सअप ही करना है, मैसेज ही करना है। और उसमें जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप बिल्कुल मैसेज करें। कोई आपके ग्रीवेंसेस हैं, किसी में कुछ दिक्कत है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप पूरा सारा उसमें करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूं। कभी भी कोई भी पढ़ाई की प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें जो आपको अफेक्ट करती हैं उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज, मैंने आपको अनाउंस भी किया था कि हम लोग एक नंबर लेकर चलेंगे। कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, हम चैलेंज फेस करते हैं, स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप मुझे बताओ, ठीक है, विदाउट एनी टेंशन आप मुझे बताओ और मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खुद करूँगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई और क्वेरीज अगर आपकी रहती हैं तो वो फिर उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आपका आ जाता है, ये आपका साइंस और पॉलिटी दोनों को लिंक करके आ जाता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, दैट इस टॉपिक का नाम लिख लो, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जनरली देखो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नीचे सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब ये सब कुछ देख रहा है और ये सारी चीज़ें जो है ये देख रहा है, और ये जो है बाकी सारी दूसरी चीज़ें जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी इसी के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब ये अपने स्पेस में क्या है, ये ऑटोनॉमी इनको रहती है, ये एक ऐसे नहीं कि एक से कनेक्टेड है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सेंट्रलाइज्ड क्या होता है कि हर चीज़, मान लो पॉलिटी में अगर देखा जाए तो हर चीज़ मान लो केंद्र से हो रही है, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। बट आपने पावर को दे दिया नीचे, कि पावर प्रोवाइड कर दी डिसीजन मेकिंग की, किसको, नीचे लेवल पे, मान लो आपने लोकल लेवल पे आपने प्रोवाइड कर, तो उसे हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। तो आज के समय में क्या है कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिजिटल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल काफ़ी अधिक बढ़ गया है। कहा जाता है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत अधिक हो गया। कैसे, वो आगे हम देखेंगे। दूसरा, जैसे मान लो ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सेंट्रल लेवल पे होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, हर लेवल पे क्या है, ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है और ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें क्या है कि इनके पास अपनी ऑटोनॉमी होती है, और डिपेंडिंग अपॉन जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सर्टेन आपके जैसे कोड्स होंगे, एल्गोरिदम होगा, जिसके माध्यम से इन्हें काम करना है। तो ये क्या है कि जैसे आपका हर चीज़ में इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, और इनके पास ऑटोनॉमी होती है और ये फिर काम करेंगे। तो ये जैसे ये देखोगे, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस आपकी होती हैं। तो जैसे जो भी आपके डिसेंट्रलाइज्ड और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके साइन किए जाते हैं, और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके माध्यम से ही चीज़ें रन की जाती है, गवर्नेंस आपका कैरी आउट किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ सेंट्रल लेवल पे पूछ के चीज़ें की जाए, सर्टेन एक फ्रेमवर्क आ जाता है कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस बेसिस में आपको कार्य करना है। ये सब कुछ आपका क्या आ जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो जाता है। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक यूज़र होगा, डेवलपर होगा, जो वैलिडेटर होगा, एक्सचेंज होगा, मतलब अलग अलग। क्योंकि देखो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आप देखोगे ना तो डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल सिस्टम के तहत तो होता है। जैसे हम इसको फिजिकल सिस्टम पे ना देखें, जैसे मान लो डिजिटल सिस्टम है, कोई एक बड़ी कंपनी है वो रन हो रही है, जैसे एक बड़ी कंपनी है, सपोज करो कोई एक्स कंपनी है वो यहाँ पे है, अब वो अपने जो जितने भी दूसरी कंपनीज उसको रन कर रही है, तो वो सारा ऊपर से डिसीजन मेकिंग हो रही है, ऐसा नहीं। तो उसने क्या किया कि सारे जो भी डिजिटल सिस्टम है उसका, उसने सबसे सेपरेट सेंस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और यहाँ पे
उन्हीं बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें इसके पास ऑटोनॉमी होगी कि वो रन करेगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में वो सब अकाउंटेबल भी, आपकी जितनी भी कंपनीज हैं ये अकाउंटेबल भी आपकी रहेंगी। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा इनोवेशन है जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस जो है इसका एक इंटरसेक्शन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब आपकी इस्तेमाल भी की जाती है जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जो हम डिजिटल वर्चुअल करेंसी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। और जो भी करेंसी जनरेट होती है उसका जो जनरेशन है और उसको आगे ट्रांसफ़र करना, ये पूरी जो मैनेज होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसमें भी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का ही इस्तेमाल आपका किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि दे आर गवर्नड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द मेंबर्स जो हैं वो आपका एग्री करते हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट होना या रिसोर्स एलोकेशन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके माध्यम से किए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज लेवल पे होती है, मतलब ऐसा नहीं कि डिसीजन मेकिंग हर चीज़ सेंटर लेवल पे ही, सेंट्रलाइज लेवल पे ही आपकी की जाए। तो इसमें कई सारे चेंजेस आएंगे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। जब डिजिटलाइज करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि देखो फिजिकल सेंस में तो आपको चीज़ों को आके देखना पड़ेगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिजिटल सेंस में क्या है कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी कि भाई क्या प्रोग्रेस है, क्या इन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चीज़ें वर्क हो रही हैं कि नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसके मतलब उसको अकाउंटेबल भी किया जा सकता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके माध्यम से। तो क्योंकि हर एक लेवल पे डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्तेमाल है या जो प्रेजेंस है वो भी धीरे धीरे आपका बढ़ता जो है चलता जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी अधिक बदलाव आएगा, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल सेंस में तो मान लो एक बड़ी कंपनी है वही हर चीज़ मैनेज कर रही है ना, हर चीज़ ऊपर से चीज़ें मैनेज हो रही है। अब ऐसा नहीं होगा, आप जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में जो गवर्नेंस है वो कैरी आउट किया जा सकता है, और ये अलग अलग अपना कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपकी रहती हैं। सो ये अलग अलग, जैसे मान लो अलग अलग रूल्स हैं उसके तहत रन होना, फिर उसके बाद रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के माध्यम से वो रन होती मतलब जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। रूल्स हैं ऑलरेडी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सब कुछ मेंशन्ड होता है, उनके प्रॉपर कोडिंग होती है, उसके माध्यम से उन्हें काम करना है। और जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो चीज़ें देखते हैं कि चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही उन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। सरकार का इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं नहीं रहता है। तो चीज़ें गवर्न जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता है, कम्युनिटी ड्रिवन होता है, कम्युनिटी के द्वारा ही रन होता है, और वो चीज़ें अगर रन करेंगे सही से सब कुछ चलेगा तो वो सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये है, ये क्योंकि उसके बेसिस क्या है, बेसिस उसका कि कोई भी अगर आपने ऑटोनॉमी दे रखी है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी उसकी होगी, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ें भी मेंटेन रखा जाएगा। और अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो अपने आप उसको डिसॉल्व हो जाएगा, उसका कोई पर्पज़ नहीं रहेगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही उसको हम अकाउंटेबल करेंगे। सो दीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हर चीज़ अपने आप डिफाइंड रहती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे प्रॉपर डिफाइंड है, जैसे अलग अलग है, अलग अलग जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस आपकी हैं डिजिटलाइज, तो इनका पता है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। अब ये भी अलग अलग अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो डिजिटल लेवल पे ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ये एक नए प्रकार का ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म दे रही हैं, जिसके माध्यम से जो डिफरेंट सेट ऑफ ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं, कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, और जो भी फाइनल आउटपुट है वो लेकर आया जा सकता है। तो ये नया एक तरीका जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिल बार कोड फॉर इंक्वायरिंग इनटू प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। तो इसमें ये पॉलिटी का टॉपिक, इसमें एक टॉपिक हम लोग देख लेंगे, मतलब इसमें प्रीलिम्स का हमारे पास एक कंटेंट आ जाता है। तो जो प्रपोज्ड भारतीय साक्ष्य बिल है ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, और इसके तहत इट बार्स द कोड फॉर इंक्वायरिंग द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब जो भी एक जैसे मान लो कोर्ट ने कहा कि मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है, ये आपको मतलब ये कम्युनिकेशन जो है इस कम्युनिकेशन को एक शब्द यूज़ किया गया, दैट इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन।
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में हो रहा है वो कोर्ट उसको डिमांड नहीं कर सकता, उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऑल्दो आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें साफ साफ लिखा है कि यूनियन गवर्नमेंट सीक्स टू गिव इट्स लीगल बैकिंग बाय मेकिंग इट पार्ट ऑफ द एविडेंस बुक। तो यहाँ पे कहा गया है कि साफ साफ इस चीज़ को लिखा गया है कि अगर ऐसा कुछ भी जो यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसे एक लीगल बैकिंग दी जा सकती है और उसे एविडेंस बुक का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। ये 74 सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन अभी इस नए बिल में ये पूरा अपर तरीके से बार किया गया। सो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रेगुलर, देखो ये अच्छी लाइन है, इसमें कहा गया कि देखो संविधान के अंदर जो चीज़ें मेंशन्ड है वो एक प्रकार से रेगुलर लॉ नहीं है। संविधान में जो चीज़ें मेंशन्ड है उसको हम सेपरेट नए लॉस के माध्यम से ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कोर्ट बीइंग बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ कही गई कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है ये चीज़ डिफाइंड है। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म में मतलब कोई भी कम्युनिकेशन है तो उस कम्युनिकेशन को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट नहीं कह सकती है कि आप जो है क्या बात हुई मिनिस्टर और इनके बीच में, है ना, तो वो उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोर्ट इस चीज़ से बार्ड है, कोर्ट इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो ये चीज़ संविधान के अंदर भी मेंशन्ड है कि ऐसा नहीं किया जा सकता और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट इस बिल के माध्यम से आपका किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स वार्न ईच अदर ऑफ अ डेंजर, नाउ वी कैन वॉच देम। तो ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स का आ जाता है और इसमें एक साइंस के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें मेंस का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो एक टर्म आप देख लो इस पे जो हमारे समझने के लिए है, वो है ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स एक शब्द आता है, इसको देखते हैं। देखो कहा ही जाता है कि जैसे मान लो जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो ये लीव्स हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट कर देते हैं, कि डेंजर के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कोई कीड़े उड़े ऐसे कोई भी आए, हीट स्ट्रेस हुई, कुछ भी ऐसी स्थिति हुई, तो ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके माध्यम से प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं डेंजर के लिए। तो ये जैसे इस इमेज में भी देखोगे ना, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया कि जो स्टडी है आपकी जो पब्लिश भी हाल में हुई है, तो इसमें कहा गया कि प्लांट डिफेंस कैरी आउट करता है और उसमें ये ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स रिलीज होते हैं। ग्रीन लीव्स, आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और ये जो जब भी कोई प्लांट पे अटैक हो अगर किया जाए तो ये जो कुछ ऐसे ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स हैं वो रिलीज आपके होते हैं। खासतौर से इंसेक्ट्स के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं और वो अटैक ना कर पाएँ इस चीज़ में भी ये ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स आपके जो है हेल्पफुल हैं। इवन ये भी कहा गया कि जैसे मान लो कि कोई कीड़ा है जो प्लांट को नुकसान कर सकता है, तो ये ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल जो है कुछ ऐसे दूसरे कीड़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो कीड़ा प्लांट को नुकसान कर सकता है, जिसे हम पेस्ट बोलते हैं, उसके प्रीडेटर, मतलब जो उन कीड़ों को मारे ऐसे कीड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है बाय रिलीजिंग ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल। तो आप खुद देखो कि प्लांट के पास ब्रेन तो नहीं होता है, बट प्लांट्स इन जो ये कुछ कंपाउंड्स जो हैं ये रिलीज आपके होते हैं और इसके बेसिस में आपस में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, प्लस जो भी डेंजर है उससे भी वो डील कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी मतलब कोई भी अटैक करे इंसेक्ट को, तो उस इंसेक्ट को इन केमिकल्स के माध्यम से भगाना या फिर कुछ उसके जो उस इंसेक्ट को मारे ऐसे दूसरे कीड़े को अट्रैक्ट करना और जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल ना हो। दूसरा ये भी है कि इट ऑल्सो इंक्रीजेज द अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बेसिकली सेक्सुअल हार्मोन्स टाइप आप मानो कि जो ये मेल फीमेल है तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स हैं दे ऑल्सो इम्प्रूव्स दिस फेरोमोन्स ऑल्सो, फेरोमोन्स के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे कॉर्न प्लांट्स दैट आर बीइंग फेड बाय कैटरपिलर विल रिलीज ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स, जो कि वॉस्प को अट्रैक्ट करेगा। मतलब जनरली जो है लाइक जैसे कॉर्न प्लांट है तो दे विल वो ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स को रिलीज करते हैं और फिर वास्प को अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर इसमें से फिर आगे फ्यूचर में रिप्रोडक्शन और ये सब आपका होता है। फिर ये भी है कि जो ग्रीन लीव्स वॉलेटाइल्स हैं ये दे ऑल्सो यूज़ फ्लेवर टू कन्फर्म ग्रीन ऑर्डर, मतलब जो प्लांट है उसको फ्लेवर ऐड करना, या आप कह सकते हैं कि जो प्लांट है उसमें जो भी जैसे एड ऑन होना, जो उसका टेस्ट है या जो उसका फ्लेवर है, ग्रीन ऑर्डर स्मेल या वेजिटेबल और फ्रूट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें फ्रेशनेस या जो उसका ऑर्डर है
जो स्मेल है वो भी इन्हीं केमिकल्स के माध्यम से आपका जो है आता है। तो ये प्लांट फ्लेवर्स कॉल्ड द ग्रीन नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन नोट शब्द भी याद रखना। मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स लीड टू कैरेक्टरिस्टिक प्लांट फ्लेवर्स, जो प्लांट का फ्लेवर्स है वो भी ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स के माध्यम से ही होता है और इन्हीं को हम ग्रीन नोट्स भी कहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट्स को फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट फ्रेशनेस और फ्लेवर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी प्रीलिम्स का टॉपिक है, साइंस वाले सेक्शन के अंदर आया, ठीक है। तो ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी तेज लगे तो आप बस थोड़ा पॉज करके कर्सर पीछे लेके दोबारा सुन सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ये भी मेंस में कोई इसमें प्रश्न नहीं आएगा, प्रीलिम्स का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देखो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी पे जो प्रश्न है ये भी साइंस के सेक्शन में पेपर में पब्लिश हुआ है। तो ये देखो यही एडवांस करंट अफेयर्स, अभी आप इससे जितना भागोगे ना प्रीलिम्स में फिर आप इधर उधर 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के कोर्सेस करोगे, इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो। इसलिए अभी से चीज़ें फॉलो करो। और एडवांस करंट अफेयर्स वाली जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो कंटेंट्स मैं लगातार आपको दे रहा हूँ उसका लाइव इंटरेक्शन भी स्टार्ट होगा, उस पर प्लीज़ थोड़ा सा सीरियसली फॉलो कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यही सब कंटेंट है, 2 साल का तो आप नहीं कर पाओगे खुद से, ठीक है। तो इससे बेटर है कि उसका हिस्सा बनो और बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करो। और भी कई चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी तो उन चीज़ों को भी आप फॉलो करें। 6 टेस्ट ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। देखो ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो अगर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, जैसे ये प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और प्रेशर जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी है, या आप कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो आपका स्टार्ट होता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट या इवन कुछ ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, बोन और टेंडन्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अगर आपने मैकेनिकली स्ट्रेस दिया, मतलब जैसे मान लो इसको आपने दबाया, ज़्यादा प्रेशर दिया तो उस एक लेवल ऑफ प्रेशर के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका एग्जांपल्स इन्होंने ये थोड़ा याद रखना कि इवन बोन और टेंडन्स में भी ये देखने को मिलता है। तो ये इसके पीछे रीज़न है, उनके अंदर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। दूसरा इसमें ये कहा गया कि जो चार्जेस हैं एटम के अंदर, जैसे मान लो जो एटम्स हैं उसी में इलेक्ट्रॉन का लेना देना, इनफ्लो आउटफ्लो, उसकी वजह से ही वो चार्ज्ड होता है और चार्ज्ड होने के बाद वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट आपका जनरेट होता है। तो उसके लिए ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे मटेरियल जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें हम पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं, या पाइजो इलेक्ट्रिसिटी भी शब्द इन्हीं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर हिमालयन रीजन एंड अदर रीजन कैन नॉट बी सेम एंड इफ सेम कैन नॉट बी सस्टेनेबल। 10 मार्क्स में लिखना है। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड कर लेके आप अपने आंसर को आकलन सीरीज में भी पोस्ट कर सकते हैं, या फिर सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शनल फॉर UPSC CSC एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज 30% ऑफ है। ये ऑफर आज के लिए है आपके लिए। SP UPSC 10 ये कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल। बहुत अल्टीमेट ऑप्शनल है, बहुत स्कोरिंग ऑप्शनल है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता भी आपके लिए ओपन हो जाता है। ये सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एडवांस करंट अफेयर का अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो जरूर से अटेम्प्ट करें। सौरभ पांडे UPSC जो ये टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, इस सेशन का भी PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।